दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों हमने रिवीजन भी कराया हुआ है, तो आप लोग साथ साथ में रिवीजन भी करते चलोगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कब किया जाएगा। तो 2022 में होना है चौथा एशियाई पैरा खेल, इसका आयोजन चाइना में होगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान में रेपो रेट कितना प्रतिशत निर्धारित किया है। तो 4.40% है रेपो रेट। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चित्राजीन लैम्प एन नामक डायग्नोस्टिक किट लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल ने लॉन्च किया है चित्राजीन लैम्प एन नामक एक डायग्नोस्टिक किट। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक संस्था है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो उसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है चित्राजीन लैम्प एन नाम का एक डायग्नोस्टिक किट। ठीक है, ये एक नया, तेज और सस्ता डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट है। तो इसे लॉन्च किया है केरल ने। अच्छा, जो मैंने अभी इंस्टीट्यूट का नाम बताया आपको, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, उसी ने तो अभी हाल ही में भारत में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोविड-19 के मरीजों की इलाज की शुरुआत की थी। तो तब केरल बना था पहला राज्य, ठीक है, क्योंकि वो केरल में ही है। तो इसे याद रखना आपको। केरल से एक पॉइंट और याद रखना है कि केरल ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था। क्लियर है। और एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले भारत में मरीज कोविड-19 के केरल में ही दिखाई दिए थे। चलिए अब केरल के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानिए। ये रहा दक्षिण में केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनरई विजयन जी यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में ही। केरल में पेरियार नदी भी बहती है। केरल देख लीजिए मैप में किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है। ये अगर आपको पता रहेगा कि कहाँ से किससे बॉर्डर शेयर करता है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बता पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नदियाँ कौन सी किस तरफ बहती हैं। ठीक है, आप ऑप्शन में एलिमिनेशन के माध्यम से करेक्ट कर ले जाओगे। इसी वजह से मैं डेली आपको बताता हूँ कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कई बार तो डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य कितने राज्यों से और किन किन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखते चलने हैं। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस ऐप से वीडियो कॉलिंग को असुरक्षित बताया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में जूम नाम का एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है, इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में सलाह दी है, यानी कि कहें कि इस ऐप को असुरक्षित बताया है। एक्चुअली में हुआ ये दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि जूम जो है ये डाटा लीक कर रहा है। ये जो लोगों के यूजर्स के डाटा है उसको डार्क मार्केट में बेच रहा है। तो इस वजह से, और उसके बाद जब इस पर चेकिंग की गई तो फिर पता चला कि इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उतना ज़्यादा मजबूत है नहीं। तो इस वजह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के लोगों के लिए सचेत किया उनको कि इस ऐप के थ्रू या तो वे सुरक्षित उपयोग करें, यानी कि कुछ सेटिंग्स इसमें हैं जिसके थ्रू बचा जा सकता है यूजर्स के डेटा लीक ना हो। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप जैसे उतने सक्षम नहीं हैं जो उन सारी सेटिंग्स को जानते हैं तो यूज़ ना ही करें, वही बेटर होगा। एक्चुअली में इस ऐप की खूबी ये है कि इसमें 100-200 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग के थ्रू आ सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज़ होता है कंपनीज़ में, मीटिंग्स वगैरह में। तो कंपनीज़ की मीटिंग्स हुआ, सेमिनार्स हुआ, इन सब में ये ज़्यादा यूज होता है। तो उन लोगों के डाटा को ये लीक करता था डार्क मार्केट में। इस वजह से HRD मिनिस्ट्री ने इसके यूजेस पर लोगों को सतर्क किया है। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ही HRD मिनिस्ट्री ने समाधान चैलेंज लॉन्च किया था। समाधान चैलेंज क्या था, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टार्टअप का आइडिया है जो कोविड-19 के दौरान मदद कर सके, या फिर कुछ ऐसा प्लान है जिसमें सरकार की आप मदद कर सको कोविड-19 के इलाज में, या फिर कुछ भी आप अगर कर सकते हो, कोई भी आइडिया है, कोई भी स्टार्टअप है, या फिर कोई ऐसी टेक्निक है जो बता सकते हो, तो आप इस चैलेंज का यूज़ कर सकते हो। तो इसी समाधान चैलेंज में दोस्तों एक ऑप्शन ये भी है कि वीडियो कॉलिंग ऐप कोई अगर बना सकता है तो वो भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यानी कि साफ साफ इसका मतलब है कि इंडिया चाहता है कि हमारे अपने देश का एक अपना वीडियो कॉलिंग ऐप हो। जैसे कि आप लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, स्काइप हुआ, ये सभी विदेशी हैं। ठीक है, तो इंडिया भी चाहता है कि हमारा डेटा, हमारे देश का डेटा सुरक्षित रहे और हमारे देश का ही कोई ऐसा एप्लीकेशन डेवलप हो जाए। तो समाधान चैलेंज के अंतर्गत इसका भी ऑप्शन है कि अगर कोई वीडियो कॉलिंग ऐप बनाना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है।
आई थिंक 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो समाधान चैलेंज एचआरडी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, दूसरा ये वीडियो कॉलिंग ऐप वाला। चलिए कुछ और भी चीज़ें जो अभी चर्चे में आई थी एचआरडी मिनिस्ट्री से, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था इसने। युक्ति पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था? जिससे एचआरडी मिनिस्ट्री जो काम कर रही है उस पर निगरानी रखा जा सके, उसका क्या प्रोसेस है उसका पता लगा जा सके। ठीक है, साथ ही साथ में एचआरडी मिनिस्ट्री ने ही दोस्तों भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया था। ये सारे पॉइंट आपको लिंक करके याद रखने हैं, रिवाइज करते रहने हैं। इतना क्लियर है। एचआरडी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अगला है किस राज्य सरकार ने कोविड मदद नामक हेल्पलाइन शुरू की? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है कोविड मदद नाम की एक हेल्पलाइन। ये हेल्पलाइन नंबर पहले नोट कर लीजिए 09513615550। तो इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू अगर जिन लोगों को संदेह है, जिन लोगों को डाउट है कि उनको कोविड-19 हो सकता है और वो महाराष्ट्र के हैं, तो फिर इस हेल्पलाइन के थ्रू वो लोग सरकार से मदद मांग सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए महाराष्ट्र में ही दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आउटब्रेक महाराष्ट्र में ही हुआ है कोविड-19 का। तो महाराष्ट्र ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था महाकवच ऐप, इसे भी ध्यान रखना आपको। ये कोविड-19 के को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था। आईआईटी बॉम्बे भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था क्वारंटाइन ऐप। इन दोनों को आपको याद रखना है। आज एप्लीकेशन और पोर्टल पर वीडियो आ रही है, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कल मैंने आपको बुक्स एंड अर्थर पर वीडियो दी है शाम को, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर उसे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2020 से अभी तक जितने भी बुक्स और अर्थर आए हैं, पुस्तकें और लेखक आए हैं, सभी के नाम उसमें दिए गए। आज कोविड-19 से रिलेटेड एप्लीकेशन और पोर्टल पर वीडियो आएगी, इसे ध्यान रखिएगा, इसे देखिएगा ज़रूर। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र ये रहा मैप में। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। दोस्तों महाराष्ट्र से अलग हुआ था गुजरात 1 मई 1960 को, इसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 1 मई 1960 ही माना जाएगा दोनों राज्यों का गठन का। गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग के लिए स्माइल परियोजना शुरू की? तो प्रोजेक्ट स्माइल शुरू किया है दोस्तों राजस्थान ने। किस लिए? ई लर्निंग के लिए, जिससे बच्चे जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, स्टडी में बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे वर्क करेगा? ये एक सोशल मीडिया इंटरफेस है। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मदद से सभी को एकीकृत करके, एक इंटीग्रेट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिससे बच्चों को इम्पोर्टेंट सिलेबस, इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट स्माइल राजस्थान का। राजस्थान के बारे में अभी कल भी मैंने आपका रिवीजन कराया था कि राजस्थान दोस्तों लॉकडाउन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था, यानी पहला राज्य ऐसा था जिसने लॉकडाउन लगाया था। और अभी कल एक न्यूज़ आई थी जो रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। और राजस्थान की पुलिस ने दोस्तों राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है, इसे भी ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं राजस्थान की। देखिए राजस्थान ये रहा मैप में, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर पिंक सिटी है राजस्थान की राजधानी। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर। कलराज मिश्रा जी हैं यहाँ के गवर्नर। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी बिहार, ये है राजस्थान में ही। राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है दोस्तों कृष्णा स्वामी वी ने। किसने? कृष्णा स्वामी वी ने। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये एक पुस्तक है जो कि पीवी सिंधु की लाइफ पर आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, अब ये तो है इंपॉर्टेंट बुक, और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया बुक पर अभी कल ही वीडियो अपलोड हुई है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे पीवी सिंधु पर। पीवी सिंधु पर वैसे मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी हुई है, रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को देखिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम बता देते हैं। जैसे पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुरसेला वेंकट सिंधु, ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। कोच इनके हैं पुलेला गोपीचंद जी, जो इंडिया के बैडमिंटन के नेशनल कोच भी हैं। क्लियर है। रियो ओलंपिक में 2016 वाले में ये सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है, और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता, एक इतिहास बनाया, भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी, महिला क्या पुरुष महिला दोनों में पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली।
और भी छोटी बड़ी उपलब्धियां हैं। आप लोग इन पर जो वीडियो बनी हुई है उसको देखेंगे सर्च करके तो डिटेल में आपको जानकारी मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस नाम से ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च की? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है CGHAAT.in यानी CGHAAT.in। इसके थ्रू होगा ये दोस्तों, इस वेबसाइट के थ्रू लोग आवश्यक वस्तुओं को अपने घर पर ही मंगा सकेंगे यानी होम डिलीवरी की जा सके। अच्छा, छत्तीसगढ़ ने ही अभी हाल ही में रक्षा सर्व एप्लीकेशन लॉन्च किया था, इसे आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ आया है तो मैप में देखिए ये रहा छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उड़ीसा से और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से भी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, गार्टनर की सर्वे 2019 के अनुसार कौन सा देश डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके कौशल सीखने में शीर्ष पर है? तो टॉप पर है दोस्तों इंडिया। गार्टनर की एक रिपोर्ट आई है जिसे वर्क प्लेस सर्वे 2019 है जिसका नाम रिपोर्ट का। तो उसके अनुसार दोस्तों डिजिटल टेक्निक्स के माध्यम से, डिजिटल टेक्निक का उपयोग करके नए नए स्किल्स, नए नए कौशल सीखने में भारत सबसे आगे है। बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि नोटबंदी के दौरान लोग पेटीएम से पेमेंट करना सीख गए, ऑनलाइन पेमेंट करना सीख गए, बहुत बड़ी आबादी सीखी। ठीक है, उसके बाद अभी कोविड-19 पर एप्लीकेशन ही आप लोग देख रहे हैं, रोज़ नए नए एप्लीकेशन, नए नए पोर्टल्स आ रहे हैं, लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, और भी अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी ही देख लीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन में ही क्षेत्र में देख लीजिए। हमारा भी एक एप्लीकेशन है, आप लोग को नई नई चीज़ें प्रोवाइड करता है और लोग इंस्टॉल करके उससे पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी कि इंडिया की जो जनता है, इंडिया की जो पब्लिक है, वो डिजिटल टेक्निक्स का उपयोग करके नई नई स्किल्स सीखने में बहुत ज़्यादा आगे है। सबसे आगे है दुनिया में। सेकंड पर है यूके और थर्ड पर है यूएस। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया है। कब? 16 अप्रैल 2020 से इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, इसका बैंकिंग पर रोक लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में ये 2015 से ही आरबीआई की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहा था, तो आरबीआई कई बार नोटिफिकेशन भी जारी की थी और अब फाइनली इसको बैन कर दिया है, इस पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है, अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले भी एस बैंक पर लगाया था पाबंदी, एस बैंक के बोर्ड को भी निरस्त कर दिया था आरबीआई ने। फिर कुछ दिनों बाद जब एसबीआई ने 49% का शेयर खरीदा एस बैंक में, तो दोबारा फिर येस बैंक का बोर्ड शुरू हुआ। ठीक है, उसका प्रचालन शुरू हुआ। तो येस बैंक के विवाद के बारे में मैंने आपको मार्च मंथ की ई बुक में बताया ही था सब कुछ डिटेल में, तो आप लोग वहाँ से देख ही सकते हैं। उसमें येस बैंक का जितना विवाद था सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था, और भी जो भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए अलग चैप्टर बनाया गया है। तो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से। अच्छा, ई बुक से याद आया, मैंने आपसे कहा था कि केवल 20 तारीख तक ही ई बुक जनवरी और फरवरी मंथ की फ्री दे पाऊंगा आपको, क्योंकि जो 4 ई बुक लॉकडाउन के चलते की गई थी, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो आज जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन पर जाइए, सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर ही फ्री है, बार बार बताना पड़ता है आप लोगों को। एमजेटी ऐप पर जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जनवरी और फरवरी मंथ का तैयार कर लीजिए बिल्कुल। केवल आज का समय है आपके पास, आज के बाद वो फिर से उसका प्राइस रख दिया जाएगा। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है, और यही मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सब आरबीआई ही डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम करके 3.75% किया था, और रेपो रेट जो है वो 4.4% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई ही डिसाइड करता है, क्योंकि ये भारत का सेंट्रल बैंक है। और भी बेसिक जानकारी तो आपको रोज़ रिवाइज़ कराता ही हूँ, वो तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों, क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। क्रिक किंगडम क्या है? ये दोस्तों एक क्रिकेट एकेडमी है जो दुबई में स्थित है। अब ये जो एकेडमी है, ये क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से दुनिया लॉकडाउन है, इस वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कोचिंग प्रोवाइड करेगा। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगा ये कि ये कोचेज़ को, स्टूडेंट को और क्रिकेटर्स को एक साथ जोड़ेगा इस प्लेटफॉर्म से, और ऑनलाइन ही कोचिंग दी जा सकेगी। तो इस क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा को। अच्छा, अभी एक और खिलाड़ी का नाम आया था, महेंद्र सिंह धोनी का।
इन्हें दोस्तों पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किसे अमेरिकी व्हाइट हाउस कोरोना वायरस डेमोक्रेटिक काउंसिल में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में रो खन्ना इनका शॉर्ट नेम है, निक नेम है, इनका पूरा नाम है रोहित खन्ना। तो रोहित खन्ना को दोस्तों अमेरिकी व्हाइट हाउस कोरोना वायरस डेमोक्रेटिक के एडवाइजरी काउंसिल में यानी सलाहकार परिषद में इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अब ये दोस्तों एकमात्र भारतीय अमेरिकी विधायक हैं जिनका नाम व्हाइट हाउस के ओपनिंग अप अमेरिका अगेन कांग्रेसनल ग्रुप में शामिल किया गया है। फिर से नाम ले रहा हूँ, ओपनिंग अप अमेरिका अगेन कांग्रेसनल ग्रुप में इनका नाम रखा गया है। ये एकमात्र भारतीय अमेरिकी विधायक हैं। क्लियर है। इस जो ग्रुप है, जो ग्रुप का नाम मैंने आपको बताया, इस ग्रुप में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के कांग्रेसी शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, जब मैं कांग्रेसी का नाम लूँ तो भारत वाले कांग्रेस का नाम मत समझिएगा, ये कांग्रेसी वहाँ का, क्योंकि कांग्रेस संसद का नाम ही है। जैसे हमारी संसद का नाम है पार्लियामेंट, वैसे ही अमेरिका की संसद का नाम होता है कांग्रेस। तो कांग्रेसी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। जैसे हम लोग अपने संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं, वैसे वहाँ पर कांग्रेसी कहते हैं। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, समझ में आता हो, रटने के बजाय आप लोग समझते हो करंट अफेयर, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे पता चलता है कि क्या मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है बात या फिर नहीं। देखिए, करंट अफेयर जो है ये रटने वाली चीज़ नहीं है। रट कर आप छोटे मोटे एग्ज़ाम तो निकाल सकते हो, लेकिन वो भी तब निकाल सकते हो जब उसी मंथ में होने वाले हो। जब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी होती हैं तब आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार बात समझ जाओगे, स्टोरी समझ में आ जाएगी, तब आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि स्टोरी के माध्यम से आपको समझा के बताना है चीज़ों को या फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ते चले जाना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। अगला है, भारतीय डाक की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई। दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। तो उनके नाम हैं नेहा जायसवाल, सावन शर्मा, चांद बाबू, श्यामशेर कुमार, साबिर आलम, मिथुन कुमार, पूजा चौधरी, शुभम कुमार, सुरभि गुप्ता, गुड्डू कुमार, दीपिका, अवंतिका सिंह, सुजीत कुमार, विभूति मांझी, विजय यादव और गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।